हम लोग उस पीरियड की बात करेंगे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। ड्यूरिंग दैट पीरियड जो कंडीशन थी वो चेंजेस की कंडीशन थी। देयर वर सोशल चेंजेस, देयर वर इकोनॉमिक चेंजेस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसके साइड इफ़ेक्ट सामने आ रहे थे, जैसे कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लेस वेजेस, अनएम्प्लॉयमेंट, शॉर्टेज ऑफ प्लेस टू लिव, ड्रेनेज, सीवर की व्यवस्था। तो लोग सोचने पर विवश हुए कि भाई आखिर इसका सलूशन क्या हो। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई तो समाज में लोगों को ये पॉसिबिलिटी समझ में आई कि द सिचुएशन कैन बी चेंज्ड। जैसे लुई 16 को हटा के फ्रांस में जिस तरह से चेंज आया, तो सबको समझ में आ गया यूरोप में कि भाई जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स हैं उनके राज्य को ख़त्म करके और सिस्टम को चेंज किया जा सकता है। तो इसके लिए 3 तरह के अलग अलग विचारधाराएं आई सामने। 3 तरह के लोग समाज में दिखाई दिए, उनके विचार अलग अलग थे: लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स एंड रेडिकल्स। लिबरलिज्म का मतलब है कि जिसमें ऑल रिलीजन आर गिवन सेम रिस्पेक्ट और हर व्यक्ति को अधिकार मिले, सबके पास अपने राइट्स हों, जो रूल हो वो कंट्रोल्ड, ऐसा नहीं कि राजा के पास अनकंट्रोल्ड पावर हो। ऑल द रिलीजन शुड बी रिस्पेक्टेड, सबके अपने अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो लिबरल्स ने इन सबको फेवर किया। ऑन द अदर हैंड देयर वेर कंजर्वेटिस्ट। कंजर्वेटिज़म का मतलब है कि ये लोग पारंपरिक चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहते हैं, चेंजेस नहीं लाना चाहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंजर्वेटिव्स। तो ये लोग लिबरल्स का विरोध करते थे, जो लोग परिवर्तन लाना चाहते थे उनका विरोध करते थे। और ये लोग पहले तो ये लोग एकदम ही चेंज करना नहीं चाहते थे, बाद में इनको लगा कि नहीं, चेंजेस थोड़े आने चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आने चाहिए, सडन चेंज नहीं आना चाहिए। और चेंजेस लाने का मतलब ये भी नहीं है कि हम पास्ट को भूल जाएं। द पास्ट शुड बी रिस्पेक्टेड। तीसरे वो लोग थे जो लोग के परिवर्तन लाना चाहते थे। तो परिवर्तन लाने वाले लोगों की बात अगर की जाए तो इनको हम कहते हैं रेडिकल्स। ये लोग मेजॉरिटी से इलेक्टेड गवर्नमेंट को चाहते थे। बड़े बड़े जो ज़मींदार थे, कैपिटलिस्ट थे, उनको जो भी एक्स्ट्रा राइट्स मिले हुए थे, प्रिविलेज मिले होते थे, उनका विरोध करते थे। ये चाहते थे कि पूंजी का कंसंट्रेशन इन फ्यू हैंड नहीं होना चाहिए। मतलब वो निजी संपत्ति का विरोध तो नहीं करते थे, लेकिन उनका कहना था कि द मनी शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स ओनली, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये लोग जो थे ये वुमेन्स के वोटिंग राइट को भी फेवर करते थे। ये थे रेडिकल्स। अब हम समाजवादियों की बात करें, सोशलिस्ट लोगों की बात करें। सोशलिज्म इज़ दैट बिलीफ इन विच प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ नॉट अलाउड। और सोशलिज्म का कहना है कि एवरीवन इन द सोसाइटी शुड गेट जस्टिस एंड बैलेंस, एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट्स। ये सोशलिस्ट जो थे प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध करते थे, कोऑपरेटिव्स बनाना चाहते थे। इन्होंने कहा कोऑपरेटिव्स बने। रॉबर्ट ओवेन ने कोऑपरेटिव बनाने की दिशा में पहल की। इसी तरह लुई ब्लैंक, इन्होंने सरकार के द्वारा से आग्रह किया कि ये कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करे। और ये जो सोशलिस्ट थे ये चाहते थे कि सारे प्रॉपर्टी पर पूरे समाज का नियंत्रण हो, न कि किसी एक व्यक्ति का। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, इनके भी यही विचार थे कि द प्रॉपर्टी शुड बी कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी एंड नॉट बाय इंडिविजुअल्स।
अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंज। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, न्यू सिटीज़ वर बीइंग डेवलप्ड, नए नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स डेवलप हो रहे थे, रेलवेज़ एक्सपेंड हो गई थी, कारखानों में काम करने के लिए चारों तरफ से गाँव से और औरतें, आदमी, बच्चे सभी कुछ आ गए। तो ये सभी ऑल दे बिगैन टू वर्क इन द फैक्ट्रीज़, लेकिन वर्किंग आवर्स बहुत लॉन्ग हुआ करते थे और वेजेस बहुत कम मिलती थी, एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज अ कॉमन प्रॉब्लम। सिटीज़ तेज़ी से इस्टेब्लिश होते जा रहे थे, एक्सपैंड होते जा रहे थे, तो रहने की प्रॉब्लम हो रही थी, साफ़ सफाई, ड्रेनेज सिस्टम, इन सब की प्रॉब्लम हो रही थी। लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों ही इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन खोजने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे रेडिकल्स और लिबरल्स ऐसे भी थे कि उनके पास अपनी भी संपत्ति थी बहुत सारी, दे वर वेरी रिच, और उनके यहाँ बहुत से लोग सर्विस भी करते थे, ये लोग बहुत लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते थे। लेकिन फिर भी ये लोग इन समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, सोशलिस्ट जो थे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अपोज में थे, यानी कि उनका कहना था कि प्रॉपर्टी पर इंडिविजुअल का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा तो है और उसके कारण वो कई लोगों को रोज़गार भी देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिसके पास पैसा है वो सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब रखता है और उनके बारे में नहीं सोचता जिन्होंने उसकी प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाया, जिन्होंने उनके बेनिफिट को, प्रॉफिट को बढ़ाया, उनके बारे में ये लोग नहीं सोचते। और ये इंडस्ट्रियलिस्ट केवल अपने पर्सनल प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं। इसीलिए प्रॉपर्टी शुड नॉट बी इन सिंगल हैंड। तो उनका कहना है कि अगर प्रॉपर्टी पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का कंट्रोल हो, इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय होल सोसाइटी, तो क्या होगा कि सोशल बेनिफिट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, समाज का ज़्यादा विकास होगा। इसी तरह कार्ल मार्क्स का भी विश्वास था कि अपने आप को कैपिटलिज्म के एक्सप्लॉइटेशन से फ्री करने के लिए वर्कर्स जो हैं उनका कैपिटलिस्ट लोग एक्सप्लॉइटेशन न कर पाएँ, इसलिए उनको एक अलग तरह की सोसाइटी का निर्माण करना पड़ेगा, और ऐसे सोसाइटी को नाम दिया गया कम्युनिस्ट सोसाइटी। अच्छा, सोशलिज्म के लिए हम देखें फेवर। अब देखो, स्टोरी ये होती है कि 1870 आते आते सोशलिज्म यूरोप के काफ़ी बड़े हिस्से में फैल गया था। Socialism had become very popular. The socialists had made an international organization called Second International, और इसका पर्पस था सोशलिज्म को एक्सपैंड करना, पॉपुलर बनाना। इंग्लैंड और जर्मनी के वर्कर्स जो थे, इन्होंने अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी वर्किंग कंडीशंस को बेटर बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाने स्टार्ट किए। इन्होंने अपने वर्किंग आवर्स में कमी करने के लिए आवाज़ उठाई, वोटिंग राइट्स के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। तो इस तरह से द वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी दे बिगैन टू रेज वॉइस फॉर देयर डिफरेंट राइट्स। 1905 तक ब्रिटेन में सोशलिस्ट, ट्रेड यूनियन, रिवॉल्यूशनिस्ट, इन सभी ने मिलके एक लेबर पार्टी की स्थापना की। इस तरह से उन्होंने अपनी अलग एक पार्टी बना ली जिसका नाम दिया लेबर पार्टी। इसी तरह फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी का ऑर्गेनाइज किया गया। अब हम देखते हैं रशियन रिवॉल्यूशन पर आते हैं। फरवरी 1917, ऑटोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन होने से अक्टूबर 1917 में
रशिया की जो सत्ता थी उस पर सोशलिस्ट लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। देखो 1917 फरवरी से लेके 1917 अक्टूबर तक क्या हुआ, ऑटोक्रेटिक शासन राजा का ख़त्म हुआ और रशिया पर किसने कंट्रोल कर लिया, सोशलिस्ट लोगों ने। और इन पूरी घटनाओं को मिला के कहा जाता है रशियन रिवॉल्यूशन, जो कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन के नाम से जानी जाती है। अब रशियन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। 1914 में रशिया और उसके पूरे एम्पायर पर शासन चलता था ज़ार निकोलस का। उस समय का जो इनका साम्राज्य था उसमें आज के मॉस्को और उसके आसपास वाले एरियाज़ के अलावा फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन, ये सभी पार्ट उस समय के रूस में आते थे। द इकोनॉमी ऑफ द रशियन सोसाइटी 20th सेंचुरी स्टार्ट होने पर हम देखते हैं कि एट दैट टाइम नियरली 85% रशियंस डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर। अधिकतर लोग वहाँ पर खेती पर निर्भर थे। जो फैक्ट्रीज थी वो कैपिटलिस्ट के पास थी, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास थी, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी, लेकिन वहाँ पर वर्किंग कंडीशंस वर वेरी वेरी पुअर। अब एक ख़ास बात थी रशिया के किसानों में। यहाँ के किसान फ्रीक्वेंटली अक्सर क्या करते थे कि अपनी सारी ज़मीन अपने कम्यून को हैंड ओवर कर देते थे, मीर को। कम्यून मतलब वहाँ का जो मीर होता था उसे सारी ज़मीन सौंप देते थे, और ये कम्यून जो था वो हर फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट करता था और फिर उस पर सारे किसान अपना खेती करते थे। तो ये एक ख़ास बात थी रशियन पीजेंट्स में। और रशिया का जो रूलर था वो तो ऑटोक्रेटिक था, निरंकुश था, अपने मनमानी करता था। 1905 में चीज़ों के दाम बढ़ने लगे, महंगाई बढ़ने लगी, तो इधर वर्कर्स ने भी अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगे और वर्कर्स ने अपने तमाम ऑर्गेनाइजेशन बनाए और इन्होंने अपनी वर्किंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट के लिए भी आवाज़ उठानी स्टार्ट की। रशिया में सोशलिज़म कैसे आता है, देखो 1914 से पहले रशिया में सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया ताकि वो लोग काम ना कर पाएँ ठीक से। कार्ल मार्क्स के व्यूज़ को मानने वाले जितने भी सोशलिस्ट थे, इन्होंने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना की। ये एक रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर्स पार्टी थी। ये पार्टी अपना एक न्यूज़पेपर भी निकालती थी। इस पार्टी ने लेबर्स को यानी वर्कर्स को इकट्ठा किया, संगठित किया, ऑर्गेनाइज़ किया और कई बार स्ट्राइक्स और ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए। ड्यूरिंग द लास्ट ऑफ 19th सेंचुरी हम रशिया के रूरल इलाकों में अगर देखें, विलेज इलाकों में, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर सोशलिस्ट बहुत एक्टिव थे। 1900 में इन्होंने सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी बनाई गांव में। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, लड़ाई की। द पार्टी डिमांडेड दैट नोबल्स के पास जो ज़मीन है, बहुत नोबल्स के पास तो बहुत ज़मीन हुआ करती थी, तो इस पार्टी ने कहा कि भाई ये ज़मीन नोबल्स के पास बेकार पड़ी है, इट शुड बी गिवन टू द पीजेंट्स, ताकि किसान उस पर खेती करें। ऐसे समय में ब्लडी संडे की घटना होती है। फादर गेपोन जो कि एक प्रीस्ट थे, इनके लीडरशिप में वर्कर्स का एक जुलूस निकला जो ज़ार के पैलेस के पास पहुंचा। तो ज़ार को लगा कि हमें नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं, उसने अपने सैनिकों से इन पर अटैक करवा दिया इस शांतिपूर्ण जुलूस पर। इस घटना में करीब 100 से ज़्यादा लेबर्स मारे गए, अबाउट 300 वर इंजर्ड
तो हम हिस्ट्री में इस घटना को ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं और इसी दिन से हम मानते हैं कि 1905 के रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हुई। इस घटना के बाद से पूरे रशिया में स्ट्राइक्स होने लगी, जगह जगह हड़ताल होने लगी, यूनिवर्सिटीज़ वर क्लोज्ड, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मीडियम क्लास वर्कर्स, इन सभी ने कहा कि भाई एक पार्लियामेंट होनी चाहिए, मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए एक पहले, और उसकी डिमांड किया इन्होंने और दे फॉर्म्ड अ यूनियन ऑफ यूनियंस, बहुत बड़ा यूनियन इन्होंने फॉर्म किया। ज़ार ने जब देखा कि सिचुएशंस आर गोइंग बियॉन्ड कंट्रोल तो ज़ार ने कहा कि ठीक है भाई चलो, आई एग्री फॉर अ पार्लियामेंट। ज़ार एग्रीड टू फॉर्म एन इलेक्टेड पार्लियामेंट जिसको नाम दिया गया ड्यूमा। तो इस पार्लियामेंट को बना तो लिया गया ज़ार के कहने पर, लेकिन 75 डेज़ के अंदर ही इस फर्स्ट ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया ज़ार ने। फिर 3 महीने के भीतर उसने दूसरी ड्यूमा को बनाया और उसे फिर सस्पेंड भी कर दिया, यानी कि सेकेंड ड्यूमा वाज फॉर्म्ड एंड देन सस्पेंडेड विद इन द 3 मंथ्स। इसके बाद ज़ार ने इलेक्शन के नियमों में कुछ परिवर्तन किया और परिवर्तन करने के बाद थर्ड ड्यूमा को फॉर्म किया। परिवर्तन रूल में करने का इसका पर्पज़ ही यही था कि थर्ड ड्यूमा जो इसकी बने तो उसमें ज़ार के सपोर्टर्स आएँ, कंजर्वेटिव्स आएँ, और जो भी लिबरल्स हैं, जो भी रेडिकल्स हैं, उनको इसमें एंट्री नहीं करने दिया। तो ज़ार ने अपने मनचाहे लोगों को थर्ड ड्यूमा में बना रखा और इस तरह से थर्ड ड्यूमा को उसने कंटिन्यू किया। नाउ वी कम टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। तुम्हें पता होगा कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था जो कि 1918 तक चला था। ड्यूरिंग दिस वॉर वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, सेंट्रल पावर्स जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की तीनों थे, और दूसरी ओर फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, ये कंट्रीज़ थे। इनके बीच जब लड़ाई स्टार्ट हुई तो इसका प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ा। क्यों? इसका रीज़न था कि इन सभी देशों के पास बहुत सारी कॉलोनीज़ थीं, बहुत सारे एम्पायर्स थे इनके, और जब इन देशों के बीच में युद्ध हुआ तो जहाँ जहाँ इनकी कॉलोनीज़ थीं उनके बीच में भी युद्ध होने लगा। तो इस तरह से ये युद्ध यूरोप के साथ साथ यूरोप के बाहर भी फैल गया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वर्ल्ड वॉर। अब देखो, ये जो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में तो रशियंस ने इसको फेवर किया, रशियंस लोगों ने इसको फेवर किया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, किसी को पता नहीं था कोई युद्ध स्टार्ट होता है तो स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन कब तक चलेगा नोबडी नोज़। टुडे यू कैन सी रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है तो वो कब से चल रहा है, अभी तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो जब युद्ध इलोंगेट होता गया, खिंचता चला गया, तो ड्यूमा में जो मुख्य पार्टियां थीं उनसे सलाह लेना राजा ने छोड़ दिया। इससे क्या हुआ कि लोगों में के मन में, जनता के मन में समर्थन कम हो गया ड्यूमा के प्रति। तो जनता के मन में पॉलिटिकल पार्टीज़ और ड्यूमा पर से विश्वास कम होता चला गया, समर्थन भी कम होता चला गया। सेंट पीटर्सबर्ग जो कि एक जर्मन नाम था उसको बदल के लोगों ने पेट्रोग्राद नाम रखा। 1914 से लेकर 1916 तक देखा जाए जर्मनी और ऑस्ट्रिया
दोनों ही देशों में रशियन आर्मीज़ डिफीटेड हुई। रशियन आर्मीज़ को काफ़ी पराजय का सामना करना पड़ा। 1970 तक करीब 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। रशियन आर्मी जब वापस पीछे हटने लगी तो उसने रास्ते में आने वाली तमाम फसलों को, खेतों को, इमारतों को भी नष्ट कर दिया ताकि वहाँ पर दुश्मन की सेना छिप न सके। और फसलों के और इमारतों के लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन के कारण रशिया में बहुत ज़्यादा लोग रिफ्यूजी बन गए बिकॉज दे हैड नथिंग लेफ्ट। फरवरी क्रांति, फरवरी रिवॉल्यूशन, इसके कुछ रीज़न्स थे। सबसे बड़ा रीज़न तो यही था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो लंबा खिंचता गया और इससे लोग परेशान हो गए। द इफेक्ट ऑफ रासपुतिन, द फॉलिंग विल पावर ऑफ द सोल्जर्स, सैनिक थक चुके थे, मानसिक रूप से कमज़ोर हो चुके थे। रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम सामने आ रही थी, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, लॉकिंग डाउन ऑफ इंडस्ट्रीज़, डेथ ऑफ मैनी सोल्जर्स ऑफ रशिया। ये सब रीज़न कहे जा सकते हैं फरवरी रिवॉल्यूशन के। फरवरी रिवॉल्यूशन में घटनाएं क्या क्या होती हैं देखो। पहले 22 फरवरी को फैक्ट्रीज़ में लॉकआउट होता है। इसके देखा देखी 50 अन्य फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो भी स्ट्राइक पर चले जाते हैं। ये जो वर्कर्स हैं स्ट्राइक करने वाले, इन्होंने गवर्नमेंट की जितनी अधिक इमारतें थीं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, उनको घेरा। तो राजा ने देखकर कर्फ्यू लगा दिया। 25 फरवरी को ड्यूमा को बर्खास्त किया गया। 27 फरवरी को ये जो प्रोटेस्टेंट्स थे, जो रिवॉल्यूशनरीज़ थे, इन्होंने सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अपना कब्ज़ा कर लिया। सोल्जर्स और वर्कर्स का मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसे नाम दिया गया सोवियत। 2 मार्च को आर्मी कमांडर्स ने ज़ार से कहा कि नाउ द कंडीशंस आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, सो प्लीज़ एबडक्ट द थ्रोन, सिंहासन को आप त्याग दीजिए। तो इन लोगों की सलाह को मानकर ज़ार ने अपने सिंहासन को छोड़ा और इस तरह से ज़ार का शासन वहाँ पर ख़त्म हुआ। फरवरी रिवॉल्यूशन का ये एंड, इसका इफ़ेक्ट माना जा सकता है कि एंड ऑफ ज़ार्स रूल। इसके अलावा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी और जिसमें सोवियत और ड्यूमा के जो लीडर्स थे इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। अप्रैल थीसिस, लेनिन जो थे महान बोल्शेविक नेता थे, ये 1917 में रशिया लौटे तो इन्होंने 3 डिमांड्स रखी जिन्हें हम अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। इनकी डिमांड्स 3 थी। फर्स्ट, द वॉर शुड बी ब्रॉट टू एन एंड, तुरंत युद्ध को ख़त्म किया जाए, रोका जाए। सारी ज़मीनें जो भी हैं सब किसानों को लौटा दी जाएं, किसानों को मतलब किसानों को दी जाएं, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएं। एंड ऑल द बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड। ये इन्होंने 3 डिमांड रखी ने लेनिन ने, जिसे हम मिला के कहते हैं अप्रैल थीसिस। फरवरी 1917 में एंड ऑफ मोनार्की होता है और 1917 अक्टूबर में जो घटनाएं होती हैं इन सब को मिला के हम अक्टूबर रिवॉल्यूशन कहते हैं। 24 अक्टूबर 1917 को रिवोल्ट स्टार्ट हुआ और शाम ढलते ढलते पूरा पेट्रोग्राद बोल्शेविक्स के कंट्रोल में आ गया। और जब बोल्शेविक्स का कंट्रोल हो गया पूरे पेट्रोग्राद पर तो हम कहते हैं कि नाउ द अक्टूबर रिवॉल्यूशन वाज कंप्लीटेड। तो 10 अक्टूबर रिवॉल्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन 24 अक्टूबर with the control of Bolsheviks on Petrograd. Changes that came after the October Revolution.
Private property was ended. Banks and industries were nationalized. Land was declared social property. All the titles given to the aristocratic class were ended, and Russia became a country of one single political party. Censorship was applied in all the fields. और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी बात हुई कि सिविल वॉर भी स्टार्ट हो गया रशिया में. सिविल वॉर होता है रशिया में. रिवॉल्यूशन के बाद रशियन सोसाइटी में 3 मुख्य रूप से ग्रुप बने, जिनमें हम कहते हैं बोल्शेविक्स, जिसे कहा जाता है रेड्स. इसके बाद सोशल रिवॉल्यूशनरीज, जिन्हें कहा जाता है ग्रीन्स. और तीसरा ग्रुप था ज़ार के सपोर्टर्स, जिन्हें कहते हैं वाइट्स. इनके बीच सिविल वॉर स्टार्ट हुआ. ग्रीन्स और वाइट्स जो थे, इनको सपोर्ट मिल रहा था फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे कंट्रीज से, जो कि सोशलिज़म के ख़िलाफ़ थे. ये कंट्रीज़ कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ थे और ये कभी नहीं चाहते थे कि रशिया में सोशलिज़म डेवलप हो. सो दे सपोर्टेड द ग्रीन्स एंड वाइट्स. अब एक टॉपिक है तुम्हारे बुक में, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द USSR. देखो, यूरोप के तमाम देशों में जो सोशलिस्ट पार्टीज़ थीं, उनको बोल्शेविक्स के द्वारा जिस तरह से रशिया में कब्ज़ा किया गया, पावर लिया गया, टेक ओवर किया गया, वो तो अच्छा नहीं लगा. लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी ऑफ वर्कर्स स्टेट, वर्कर्स का एक राज्य हो, वर्कर्स का शासन हो, इस तरह की जो इमेजिनेशंस थी, वो सारे दुनिया में लोगों को प्रभावित उसने किया. दुनिया के तमाम देशों में कम्युनिस्ट पार्टीज़ की स्थापना हुई, जैसे ग्रेट ब्रिटेन में. बोल्शेविक्स ने कॉलोनियल लोगों को, जहाँ पर कॉलोनीज़ बनी हुई थी, उनको भी अपना एक्सपेरिमेंट फॉलो करने के लिए एनकरेज किया. कई नॉन रशियंस, इन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट में पार्ट लिया. बोल्शेविक्स फाउंडेड अ कमिंटर्न, यानी कि एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज़. बाय द टाइम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, USSR ने सोशलिज़म को एक ग्लोबल फेस दे दिया था. सारी दुनिया में इसको फेमस बना दिया था, पॉपुलर बना दिया था. लेकिन फिर भी 1950s आते आते लोगों को ये समझ में आने लगा कि USSR में जिस तरह की गवर्नमेंट थी, वो रशियन रिवॉल्यूशन के आइडियाज़ पर बेस नहीं थी. रशियन रिवॉल्यूशन में जो बातें कही गई थी, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रशिया में नहीं चल रही थी. वर्ल्ड में जो सोशलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, वहाँ भी ये महसूस किया गया कि सोवियत यूनियन यानी कि रशिया में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है. ये बात सच थी कि एक बैकवर्ड कंट्री बहुत बड़ा पावर बन चुका था रशिया. वहाँ इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ था. पुअर लोग जो थे, दे वर गेटिंग फूड प्रॉपरली. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रशिया ने अपने सिटीजन्स को एसेंशियल फ्रीडम्स उनके छीन लिए थे और रिप्रेसिव पॉलिसीज़ वहाँ पर लगा के रखी थी. दमनात्मक नीति का ये लोग यूज़ करते थे. दे रिप्रेस द पीपल. और 20th सेंचुरी एंड होते होते द इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी ऑफ USSR एज अ सोशलिस्ट कंट्री धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे USSR की कंडीशन के बारे में डाउट होने लगा कि रशियन रिवॉल्यूशन के आइडियाज़ तो बहुत बड़े थे, लेकिन रशिया इज़ नॉट फॉलोइंग दोज आइडियल्स. तो रशिया की इमेज धीरे धीरे वीक होने लगी. लेकिन रशिया की इमेज भले कम होने लगी, रशिया की रिस्पेक्ट भले कम होने लगी दुनिया में, लेकिन सोशलिस्ट आइडियल्स की रिस्पेक्ट कम नहीं हुई.
सोशलिस्ट आइडियल्स लोगों के अंदर रेस्पेक्टफुल बने रहे और सोशलिज़म पॉपुलर बना रहा। इस तरह हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। You can give your suggestions as comments. Thank you for watching.